जैक बोर्ड क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों को बता दें कि आप लोगों का जो है सो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 3 मैथ से ये वीडियो होने वाला है, ठीक है, जो कि लाइव हम आ चुके हैं लेकर के। और दोस्तों मैथ्स का दोस्तों आप लोग का एग्जाम 30 जनवरी को आप लोगों को जैसे कि मालूम होगा, ठीक है। तो 40 में 40 दोस्तों आप लोगों को लाना है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं वैसे बताने वाला हूँ सारे पैटर्न इसी तरह से रहने वाले हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे जो है सो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देखेंगे। मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप लोगों को बता दें आप लोग की जानकारी को लेकर के। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 2 तक अपलोड कर दिया सारे वीडियोज़ को, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए देना करते हुए शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए आ गए हैं सभी को वेलकम है, सभी को स्वागत है, सभी को जोहार। अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के मोर पे क्लिक करना है और मोर पे क्लिक करने के साथ साथ आपका जो है सो क्लास 9 का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको क्लिक करना है, आप जुड़ जाओगे, ठीक है। बाकी दोस्तों आइए जल्दी जल्दी हम लोग जो है सो करते हैं क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। तो मैथ्स से आज प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग प्रैक्टिस सेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सो मैथ से प्रैक्टिस सेट से ही आपका मैच करेगा। प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मैच करने वाला एग्जाम में, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। इसलिए मेरा द्वारा बनाया गया हर एक प्रैक्टिस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए। तो सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। समय रहते, समय एकदम नहीं है, 29 और 30 ये 2 डेट में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है, 29 जनवरी और 30 जनवरी। तो समय एकदम ही नहीं है, पढ़ाई पे आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं मैथ का हमारा क्वेश्चन क्या है, कितना बार क्वेश्चन पढ़ाया गया है और फिर से आ गया वही परिमेय संख्या। आप लोग को हर एक प्रैक्टिस में मैं दिखा रहा हूँ कि परिमेय संख्या बार बार पूछता है और इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, 2 - √5 और 2√7/7 और 1/√2 और 2 पाई। तो बता दें कि जो है ना हम लोग परिमेय संख्या को याद रखना, परिमेय संख्या कौन नहीं होता है। परिमेय कौन नहीं होता है भैया, जो रूट के अंदर संख्या रहे, रूट के अंदर संख्या रहे वो परिमेय संख्या नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी, रूट के अंदर मतलब रूट के नीचे XYZ है ना, यानी कि चर ना नहीं होना चाहिए। XYZ ABC कुछ भी चर नहीं होना चाहिए। चर मतलब अल्फ़ाबेटिकल टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। चर किसको बोलते हैं, ABCD XYZ जो अक्षर आता है ना, लेटर आता है, उसको चर बोलते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए रूट में। और तीसरा चीज़ कि पाई भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है, पाई भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप लोग खास फोकस करेंगे। अब देखते हैं, अच्छा हमने बताया कि संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर संख्या का वर्ग रहे मतलब वर्गमूल इसको बोलते हैं, अगर 16 रहे √16 तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होगा, है ना। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, और 4/1 क्या है, परिमेय संख्या है। नीचे सभी का एक रहता है, हर में एक रहता छिपा हुआ, ठीक है। तो ये आपका P के फॉर्म में आ गया और ये Q के फॉर्म में आ गया। अच्छा चौथा बात ये है कि परिमेय संख्या में अंश 0 हो चलेगा, अंश 0 हो चलेगा, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया कि अंश 0 चलेगा लेकिन हर में 0 नहीं चलेगा। तो इसी याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। देखो 2 - √5 है, क्या √5 परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 का वर्गमूल है ही नहीं, है ना, कटेगा पॉइंट में निकलेगा, तो ये नहीं होगा। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, क्या ये 2/√7 और 7/√7 परिमेय संख्या है। देखो जी, अगर केवल √7 रहता है ना तो नहीं रहता, लेकिन √7 को काटने में नीचे भी √7 है, मतलब डिवाइड हो जा रहा है। √7 कट गया तो बचा क्या बचा, सिर्फ 2/7। तो ये आपका P/Q में आ गया ना, परिमेय संख्या आप लोग P/Q पढ़े हैं, है ना। ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तीसरा चेक कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं। तीसरा √2 परिमेय संख्या है, नहीं है। और पाई इसमें आ गया, परिमेय संख्या है, नहीं है। तो हमने बताया कि रूट के नीचे संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन संख्या अगर होगा, अगर आपस में कट जाए तब परिमेय संख्या बनता है, 2/7 बनता है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें केवल रहता 7, केवल क्या रहता मतलब √7 रहता, तब परिमेय संख्या बोलते हैं, नहीं बोलते, ठीक है। 2/7 ठीक है चलता है, लेकिन √7 का कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए √7 का कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है अभी। लेकिन जब जैसे ही नीचे भी √7 ले आते हैं तो ये आंसर हर में कट जाएगा, तो बच्चे 2/7 अपनी परिमेय संख्या गिनती में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलो सवाल नंबर 2 देखेंगे। क्या शून्य एक क्या है, शून्य क्या है, शून्य परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या की पूर्ण संख्या की प्राकृत संख्या है। तो शून्य जो है ना, शून्य मतलब 0/1, हमने बताया ना कि अंश 0 होगा चलेगा, है ना, हर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस तरह से हमारा जो है सो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूर्ण संख्या काहे नहीं है, पूर्ण संख्या मतलब 0 नहीं। पूर्ण संख्या में पता है गिनती शुरू होता है 0
1 2 3 4 है ना। 0 से शुरुआत जो गिनती होती है ना उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 है ना, प्राकृत संख्या वो हो गया। अब परिमेय संख्या जानते ही हो, रूट में कोई आ गया जिसका वर्गमूल नहीं हो, पाई में आ गया इसका कोई मतलब तोड़ नहीं हो है ना, पाई में पॉइंट में टूटता है 3.14 समथिंग टूटता है, तो वही। अब परिमेय संख्या ये सब था, ये था ये था ये था है ना। तो परिमेय संख्या के रूप में हम लोग यहाँ पे शून्य को लेंगे, ठीक है, 0/1, क्योंकि 0 कहाँ है? अंश में है, अंश 0 हो सकता है, हर नहीं होगा। चलो सवाल नंबर देखते हैं 3। क्या है कि 0.3 पे जो है ना बार लगा हुआ है, बराबर है, सो किसका है? 1/3, 3/10 और 3 और 10/3। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन समझते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। हालांकि इसका आंसर 1/3 होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1/3। इसको सॉल्व करने के लिए समझते हैं थोड़ा। तो हमारा सवाल ये था ना, थोड़ा सा समझेंगे। सवाल मेरा 0.3 है, 3 पे रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको मानना है कि इसको हम लोग x मान लेंगे है ना, क्योंकि 0.3333 ये बढ़ते चल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर जो लगा हुआ है ना उसका मुंडी पे क्या लगा हुआ है? बार, मतलब भार, बहुत भारी है ना, और वो कभी हल्का नहीं होगा, वो क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा, इसका वजन बढ़ते चला जाएगा, मतलब समझ में आया। अब आगे देखना है, इधर देखो। तो क्या करेंगे? मान लिए, क्या मान लिए? x बराबर जो भी दिया था 0.3 को 3 लिख सकते हैं, तो कम से कम दशांश और शतांश, कम से कम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखते हैं। पॉइंट के बाद कम से कम कितना डिजिट होना चाहिए? 2। याद रखना, पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट हम लोग लिखते हैं, कम से कम, और ज़्यादा ज़्यादा 3 4 5 है ना, लेकिन ज़्यादा रखना नहीं है, कम से कम 2 डिजिट, ठीक है। तो हमने क्या किया? 0.3 को कम से कम हम लोग 0.33 लिख सकते हैं, लिख दिए। तो x बराबर क्या मान लिए? 0.33, समीकरण 1। क्या मान लिए? समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करना है? ये हो गया लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो दोनों और क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, क्योंकि देखो 3 है और 3 हमारा दशांश में है, तो 0.3 लगा हुआ था ना, तो हम दशांश ले लेंगे। दशांश मतलब 10, दशांश मतलब 10, शतांश मतलब 100 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो हम 10 से गुना कर दे रहे हैं। 10 से गुना करने पर तो क्या हुआ? इस x को हम क्या गुना कर दिए? 10 से, और इस 0.3 को 3 गुना किससे कर दिए? 10 से। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो 10 गुना हुआ x से कितना आ गया? 10x, और 0.33 गुना हुआ 10 से, तो क्या हो गया? 3.33, समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया? समीकरण 2। अब समीकरण क्या करेंगे ना, समीकरण 1 जो है ना, 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे? घटाएंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फिर से एक स्टेटमेंट, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो समीकरण 2 हम यहाँ लिख दिए ऊपर में, और समीकरण 1 नीचे लिख दिए। घटाओ, 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0, 3 से 0 गया 3 बचा, ठीक है। और बराबर यहाँ पे 10 से गया 1x, बचेगा 9x, है ना। अब क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो आ गया 3/9। अब काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया? 1/3। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1/3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखना है 4 नंबर सवाल। 1/√2 का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है पता है? नीचे वाले को जो हर है ना, हर को क्या करना है? गुना कर देना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे से। देखो 1/√2 लिखेंगे, गुना, फिर √2, फिर गुना √2, है ना। परिमेयकरण का मतलब होता है हर का परिमेयकरण, नीचे वाला का परिमेयकरण करना है। देखो √2 गुना होगा 1 से, क्या आएगा? √2, और √2 2 निकलेगा, √2 क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो अभी मेरा क्या आया? √2/2, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर 2 में है ना। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। अब आगे देखो कि 36 का पावर हाफ है, 36 का पावर 1/2 है, इसका मान क्या होगा? देखो 36, जब ऐसा क्वेश्चन है 36 को पहले तोड़ो, ये पावर बना हुआ है, तो हम 36 को पावर बनाएंगे, पावर मतलब घात में बनाएंगे। 36 को तोड़ेंगे, 2 का टेबल से ये कटेगा 18 बार में, ये 2 से कटेगा 9 बार में, फिर ये कटेगा 3 से, फिर कटेगा 3 से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, जोड़ा नहीं लगाना है। 2 दूना 4, 4 3 12 12 36 हो गया ना। यानी कि 36 का हम लोग ये कर सकते हैं क्या? हम लोग को कोई एक संख्या लेना है, यानी कि ये हम ये 2 और ये 3 को ले लेंगे, क्या निकलेगा? 6 2 तिया 6, फिर ये 2 तिया 6, मतलब 6 6 36 ले सकते हैं। अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसा भी टूट सकता है। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और गुना ऊपर क्या था? 1/2। अब काट दो, 2 2 कट गया, बचा क्या? 6 पे पावर 1 बचा। अब 6 के पावर 1 मतलब 6 आंसर आएगा। 6 कहाँ दिख रहा है? तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 है ना।
इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे कंप्लीट। बहुत ही आसान होता है मैथ, है ना, क्लास 9 में आप लोग का ज़्यादा टफ नहीं है मैथ। आगे देखो 64 का हाफ फिर से बोल दिया, सेम क्वेश्चन। 64 को तोड़ेंगे, देखो 8 8 64 टूटेगा ना, ऐसे तोड़ लो, पावर में तोड़ लो बढ़िया रहेगा, स्क्वायर में तोड़ लो बढ़िया रहेगा। 8 8 64 यानी 8 का स्क्वायर 64, ऐसे भी देख लेना एक बार, ठीक है। तो और बट्टा कितना 1/2, 2 कट गया। अब 8 का पावर बना 1, 8 एक कम 8, मतलब 8 का एक बार में 8 ही आएगा ना, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो 7वां प्रश्न देख रहे हैं आप क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, बहुपद को पहचानने का टेक्निक यही है कि रूट में संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है कि बट्टे में चर नहीं होना चाहिए, मतलब बट्टा मतलब नीचे, हर में चर नहीं होना चाहिए, ए एक्स वाई जेड जो भी होता है सब, है ना, बट्टे में यानी कि नीचे नहीं होना चाहिए। अगर साफ पढ़ने बोले नीचे नहीं होना चाहिए, बट्टा के नीचे, है ना, बहुपद नहीं होगा वो। अच्छा, और क्या क्या नहीं होना चाहिए देखते हैं। अगर देखते हैं 4x² - 3x + 7, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद आपका है, ठीक है। अच्छा, y² + √2 ये बहुपद में नहीं आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है x⁻10 y⁻3 और t⁻50, तो यही बहुपद नहीं होगा। और बट्टे में क्या है? चर है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद का एक फॉर्मूला भी होता है, पता है पहचानने का, क्या होता है? ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c होना चाहिए, ठीक है। मतलब x² उसमें होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर c होना चाहिए। और ये a हो गया और b हो गया और c हो गया, पता है ये सब क्या है? ये सब आपका है सो पूर्णांक है, यानी कि एक संख्या हो सकता है। a b c क्या हो सकता है? संख्या। और ये जो हम x और x² और x क्या है? ये सबका सो आपका चर है ना। तो देख रहे हैं ये x² के साथ क्या चिपका हुआ है? a वाला चिपका हुआ है ना, a, तो इसमें आपका a मैच कर रहा है, यानी कि आपका a के बदले में 4 हो जाएगा, ठीक है। और bx है, bx x के सामने b चिपका हुआ है, यानी कि x में 3 चिपका हुआ है, यानी कि 3 हो जाएगा। और बाकी ये c एक संख्या होता है, संख्या में हमारा 7 हो गया, यानी कि इस फॉर्मूला के मुताबिक ऑप्शन नंबर a शूट कर रहा है, इसलिए a सही हो जाएगा। बहुपद का पहचानने का टेक्निक क्या होता है? ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 होता है। तो 0 आप लोग देख लें, हम लोग को मेन इतना मिलाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से कौन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब अगला देखते हैं सवाल 8वां। निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती है? त्रिघाती मतलब इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है क्या? त्रिघाती है क्या? ये घात 2 है, द्विघाती हो गया, ये द्विघाती हो गया, ये भी ये रैखिक हो गया, ये भी नहीं होगा। और ये त्रिघाती यानी कि पावर 3 यहाँ दिख रहा है ना, त्रिघाती। समझ में आ गया? सवाल नंबर 8 का आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बोल सकते हैं। सवाल नंबर 9 देखते हैं, सारे यहाँ ध्यान दें, हैं। बहुपद इतना का x² का गुणांक, है ना। यहाँ पे देखो x² का गुणांक बोला है, मतलब x का पावर 2 है, उसका गुणांक क्या होगा? तो गुणांक का मतलब गुना वाला अंक। तो x² में कुछ है, कोई संख्या नहीं है, यानी कि आगे 1 छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। देखो 1 गुना x² गुना करेंगे तो x² ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? 1, तो 2 में है। अगला सवाल देखते हैं। अब बोल रहा है कि पॉलिनोमियल मतलब बहुपद में x बराबर जो है सो आपका 2x + 1 का शून्य क्या होगा? देखो जब भी क्वेश्चन रहेगा शून्य क्या है? कुछ नहीं करो, इस पूरे को 0 मान लो। ये px जो लिखा हुआ है इसको क्या मान लो? 0, है ना। कुछ नहीं करना है, शून्य में क्या करना है? ये px वाले को 0 मान लेना है, हो गया। अब 2x यहीं रखेंगे और ये -1 को ले आएंगे 0 के इधर, तो क्या हो जाएगा? 0 - 1 होगा। अब 0 से 1 घटेगा तो -1 आएगा, बटे बराबर 2x। अब क्या हो जाएगा? x यही रह जाएगा, बराबर -1/2। उल्टा करके निकालो ना सर, तो x1 क्या आ गया? -1/2। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2। तो मैं आ गया, शून्य कैसे निकलता है। अगला सवाल क्या है? अब क्या बोला जा रहा है कि इतना से इतना को भाग देने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा? तो भागा वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भागा देने को बड़ा चीज़ नहीं है, देखो 3x⁻3 है, ठीक है, प्लस x है, -1 है, भागा किसे देंगे? x + 1 से। तो हमको 3x⁻3 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 3x² रखेंगे, 3x² और ये x गुना होगा तो हो जाएगा 3x⁻3 हो जाएगा। अब 3x² 1 से गुना होगा, जैसे कोई है ही नहीं उसका जोड़ी, तो क्या हो जाएगा? +3x², इसे साइड में ले देंगे, ठीक है, इसका जो कोई नहीं मतलब मिलता है। तो अब क्या करना है? यहाँ पे ये पावर 3 हो जाएगा। अब घटाना है, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या? ये +3x² है, इसको पहले लिखना है, फिर लिखना है ये +x, ये x² है, फिर +x, फिर -1। अब यहाँ पे क्या देखना है कि 3, यहाँ स्पेस नहीं है, हम इसको बताते हैं कॉपी में थोड़ा। तो वही सवाल को हम यहाँ थोड़ा बना दिए हैं आप लोग समझने के लिए। सवाल था हमारा 3x पे पावर 3 था, ठीक है, 3x का घात 3 था, और फिर +x था, -1 था। तो इसको इस तरीके से भाग देते हैं, ठीक है। और
यहाँ पे 3x⁻³ था ना, तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 यहाँ x² रखें, ये गुना होगा x से तो 3x⁻³ आ जाएगा, मतलब घात 3 आ जाएगा। अब ये गुना होगा 1 से तो 3x² हो जाएगा, जो कि साइड में लिखेंगे क्योंकि इसका जाते का कोई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए साइड में लिख दिए। ये साइन बदलेंगे और काटेंगे इसको, तो अब क्या बच गया, ये प्लस था साइन बदल के माइनस आ गया, यहाँ रखेंगे -3x², ठीक है, फिर प्लस x जो था वो लिख देंगे, फिर -1 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब क्या करना है कि हमको -3x² लाना है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, -3x से गुना करेंगे, -3x से गुना करेंगे किसको, x से, है ना, तो आ जाएगा -3x², ये वाला आ गया, फिर -3 गुना का 1 से तो -3x आ जाएगा। अब फिर से साइन बदलेंगे, चिन्ह जो है चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, अब ये प्लस और माइनस कट जाएगा। अब यहाँ +3x और +1x, +4x हो गया, फिर -1। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे रखना है 4 प्लस का, क्योंकि 4 गुना होगा किससे, x से, है ना, यहाँ पे x था ना, 4 गुना होगा x से 4x आ जाएगा, 4 गुना होगा 1 से 4 आ जाएगा, तो 4x + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x + 4 हो गया कि नहीं हो गया, अब 4x + 4 हो गया, साइन बदल दीजिए, यहाँ प्लस छिपा था माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये कट गया। अब -4 और -1 -5, यानी कि इसका शेषफल जो है सो हमारा पूछा था कितना आएगा, तो शेषफल आएगा -5। कभी कभी पूछता है कि भागफल क्या आएगा, तो भागफल अगर पूछता तो हमारा आंसर आता, ठीक है, ऊपर में, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा -5, शेषफल क्या हो गया -5, 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखते हैं कि इनमें से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। 2 चर से हमारा है, उसमें कम से कम a + b या फिर a - b होना चाहिए, या फिर x + y या फिर x - y होना चाहिए, या फिर कुछ भी 2 अलग अलग लेटर होना चाहिए इंग्लिश का। तो इसमें 2 अलग अलग लेटर कहीं है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें कहीं है, नहीं है। इसमें कहीं है, नहीं। इसमें कहीं है, तो इसमें x और y है ना, +y, तो वही हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि 2 चर इसमें है, एक x एक y है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है कि x - y = 2 का हल क्या होगा। इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट से चुनते हैं कोई ना कोई और आंसर एक मिल जाएगा, है ना। तो ब्रैकेट सबको चेक करना पड़ता है, जो हमारा दिया है ऑप्शन में सभी को चेक करेंगे। अगर देखो ये 2 दिया हुआ है ना, 2, तो ये x हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा, y। तो ये x y को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और आंसर 2 लाएंगे। अगर 2 मिल गया तो सही है ऑप्शन, ठीक है। चलो x में कितना है, x में 2 है, ठीक है, माइनस y में कितना है, y में 1 है, बराबर 2। तो 2 में से 1 गया बच्चा, 1 बराबर 2, लो ये बराबर नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन 1 गलती हो जाएगा। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड मतलब ये 4 रखेंगे x के पास, ठीक है, और 2 रखेंगे y के पास, तो बराबर 2 आ गया क्या, आ गया, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमारा 2 मिल गया, ये इसका हल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, अनंत होते हैं और संभव नहीं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो है ना अनंत होता है, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल जिसको बोलते हैं। क्लास 10 में बहुत बढ़िया से पढ़ना है इसको, ठीक है। अगला सवाल देखना है 15 नंबर कि बिंदु इतना और इतना किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश कैसे पता करते हैं, याद रखिए आप लोग कि पहले होता है x अक्ष, क्या होता है x अक्ष। x अक्ष में ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ठीक है, x डैश, और ये होता है y अक्ष, ठीक है। तो y अक्ष में ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ठीक है, y डैश वाला। इधर आपका रहेगा, देखो इधर प्लस प्लस रहेगा, +1 +2 +3, यहाँ रहेगा +1 +2 +3, यानी कि ये पहला चतुर्थांश है, इसमें प्लस और प्लस का ग्रुप मिलता है। ये आपका है सो दूसरा चतुर्थांश है, इसमें ये माइनस का ग्रुप है और फिर ऊपर क्या है, प्लस है, इधर माइनस प्लस का ग्रुप मिलता है, ठीक है। अब इधर ये चतुर्थांश तीसरा है, तीसरा में क्या मिलता है पता है, पहले x लेंगे तो x में क्या हो जाएगा माइनस, और फिर लेंगे y, इधर भी माइनस रहता है तो माइनस, इसमें माइनस माइनस मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, फिर पहले लेंगे x, पहले हमेशा x लेते हैं तो x में क्या है प्लस है और y में क्या है माइनस है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि -3 -5, आप -3 -5 में मत देखो, माइनस माइनस देख रहे हो, 2 को माइनस है, 3 में भी माइनस है और 5 में भी माइनस है, यहाँ 3 में भी माइनस है, 5 में माइनस है, यानी कि 2 को माइनस है। किसमें आएगा चतुर्थांश, 1 2 या फिर 3, ये 3 है, ठीक है, ये 3 नंबर है। तो हमारा माइनस माइनस यहाँ मिल रहा है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा चतुर्थांश, यानी तृतीय चतुर्थांश में आएगा, ठीक है, माइनस माइनस वाला ऑप्शन, ये माइनस माइनस वाला ऑप्शन कहाँ आएगा, चतुर्थांश 3 में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बिंदु C का निर्देशांक, इधर देखिए बिंदु C का निर्देशांक, C कहाँ है, C यहाँ पे है। तो पहले इस हिसाब से बहुत लोग क्या करते हैं पता है, पहले y लेता है फिर x लेता है, नहीं करना है वैसे, पहले x को लेना है फिर y को लेना है। तो x में देखो क्या है, x में -5 है ना, x में -5 है, -2, फिर क्या है y में क्या है 2 है, 2 है, -2 नहीं 2 है। तो -5 और 2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, 1 में दिख रहा है।
ठीक है। अगर आदमी उल्टा ले लेगा क्या होगा, 2 - 5 आ जाएगा, फिर बहुत लोग यही मार देगा हड़बड़ी में। हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत लोग क्या करेगा कि पहले 2 ले लेगा फिर लेगा -5, ऐसे नहीं करना है। हमेशा क्या रहता है निर्देशांक में पहले x लेंगे, पहले क्या करते हैं, पहले x अक्ष को लेते हैं फिर y अक्ष को लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, -5 और 2, x में -5 है, y में 2 है, ये दोनों मिला करके c बन गया, है ना, ये वाला ऑप्शन। चलो सवाल नंबर देखते हैं 17। संपूरक कोण हमने बहुत बार पढ़ा है आप लोगों को। 105 का संपूरक क्या होगा, 180 से घटा देंगे क्या, 105। संपूरक का मतलब 180 से घटेगा और पूरक का मतलब 90 से घटेगा। 10 से गया 5 बचेगा 5 और 75 हो गया, कहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 संपूरक कोण मिल गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं, यदि 2 कोणों का योग 90 हो तो उस कोण को क्या कहते हैं। 2 कोण को जोड़ेंगे, a + b का मान 90 डिग्री है, तो पूरक एक संपूरक है, पूरक 90 डिग्री का बराबर करता है पूरक कोण, ठीक है। और अगर बोलेगा यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री है तो संपूरक हो जाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, पूरक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं कि AOB एक सरल रेखा है, ठीक है, देखते हैं कहाँ है, ठीक है। AOB एक सरल रेखा है, ये वाला पूरा लाइन ले लिया है, इसमें क्या करना है, निकालना है आपको ये x का मान, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, रैखिक समीकरण, रैखिक युग्म लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। इसको घुमा करके 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री, यानी x + 82 बराबर 180 डिग्री होगा। अगला स्टेप में क्या करेंगे, x यहीं छोड़ देंगे और ये 82 घटा देंगे 180 से, 82 घटा दो तो 10 से जाएगा 2 बचेगा 8, 7 से जाएगा 2 8 मतलब 17 से जाएगा 8, कितना बचेगा 9। 98 डिग्री है क्या, हाँ 8 8 16 17, गलती नहीं हो रहा है, 8 2 10, ठीक है ठीक है सर। 98 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो सही है। अगला सवाल आकृति नंबर 20 है, मतलब 20 में आकृति कुछ दिया हुआ है, इसमें बोला x का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो ये 80 ऑलरेडी है, ये 20 ऑलरेडी है, 100 हो गया, 80 90 100 हो गया, यहाँ कितना बच रहा है 80। दिमाग लगाना है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, दिमाग लगाना है। जहाँ सॉल्व करने जो है रफ में करेंगे। आप यहाँ से घुमा देंगे तो ये रैखिक युग्म चाहिए कितना 180 डिग्री, है ना, तो 80 यहाँ पे है, यहाँ कितना हो जाएगा 100, x का मान 100 निकल गया। 100 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में क्या, 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2, है ना, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल 21 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना, और वो भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, समबाहु त्रिभुज को लिखा 60 + 60 + 60 कितना होगा 180 डिग्री, है ना, तो इसी को हम ये फॉलो करता है। चलो अगला सवाल, यदि निम्नांकित में से कौन त्रिभुज की कसौटी जो है सो सर्वांगसमता कसौटी नहीं है, SAS, ASA और SSA और SSS। तो इसमें सर्वांगसमता कसौटी जो है ना साइड एंगल नहीं होता है, ठीक है। त्रिभुज का 4 कसौटी होता है, ठीक है, एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है एंगल साइड एंगल, एक होता है साइड साइड, एक होता है एंगल एंगल साइड, यानी कि एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5वां ये नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखते हैं कि यहाँ पे A = P है, B = Q है, तो AB = PQ हो, है ना। तो हम लोग पहले छापेंगे त्रिभुज। देखो हम लोग को साफ पता चल गया कि A और B और, है ना, ABC और PQR त्रिभुज होना चाहिए, जिससे कि पढ़ रहे हैं सवाल तो मालूम चल पा रहा है। तो चलो इसको रखते हैं A, इसको B, इसको C, इसको P, इसको Q, इसको R, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, देख रहा है कि कोण A जो है ना ले रहा है कोण P का, ठीक है। चलो कोण B ले रहा है किसका, कोण Q का, चलो ठीक है ना। तो कोण C किसका लेगा, कोण R का लेगा। तो ये नहीं पूछा है इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा सर्वांग समता वाला ऑप्शन सही होगा। तो हम बता देते हैं, A ले रहा है P का, इसमें है क्या, A ले रहा है P का, ठीक है, B ले रहा है Q का, तो C लेगा किसका, R का, ठीक है। अच्छा C ले रहा है P का, ये उल्टा है, गलती लिख रहा है। C ले रहा है B का, C ले रहा है क्या, तो C ले रहा है क्या B का, तो ये उल्टा हो गया। मतलब साफ सुथरा हम लोग जब बना के देखें ना तो ये वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा करेक्ट। सवाल नंबर देखते हैं 24 क्या है। 24 क्या है कि एक चतुर्भुज के तीनों कोण दिया हुआ है इतना इतना इतना, तो चौथा क्या होगा, कुछ नहीं करो, ABCD जानते हो, लिख दो ABCD, है ना। 4 कोण का मान होता है चतुर्भुज कितना 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो इसमें A को ले लेंगे 110, B को ले लेंगे 82, C को ले लेंगे कितना 68 और D को छोड़ देंगे, D हमारा चौथा है ना, तो D को छोड़ देंगे। अब बराबर 360 छोड़ देंगे लिख करके। अब घटाना है सिंपली 360 से 110 घटाओ कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 के 0 बचेगा 1, है ना। 6 6 12 2 14 14 और 1 15 15 10 25 25 और 1 25 हो गया ना, कितना हो गया 250, कितना रहा है
नहीं, एक 260 260 260 आएगा ना। हाँ। अब क्या करेंगे कि डी ही छोड़ देंगे और 360 लिखेंगे माइनस 260 लिखेंगे, है ना, ये चल जाएगा उस पार। 100 आ जाएगा। तो घट के क्या आएगा डी का मान 100। यानी कि चौथा कोण का मान 100 डिग्री आएगा। कहीं है ऑप्शन पहला ही सही है। चलो सवाल नंबर देखते हैं 25 क्या है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D है 135 डिग्री है, तो कोण B का मान क्या होगा। समांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं, ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो क्या बोल रहा है, कोण D का मान कितना है 135 डिग्री, ठीक है। तो कोण B का मान क्या होगा, वो भी 135 होगा, सम्मुख कोण से, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना जी। तो देखो यहाँ D के सम्मुख कौन है B, तो वही ना बोल रहा है कि D के सम्मुख क्या है B, तो B का मान क्या होगा, क्या होगा B का मान 135 डिग्री, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि चतुर्भुज में D यहाँ पड़ रहा है तो B यहाँ पड़ रहा है और ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर होता है। तो ये दिया 135, ये भी 135 हो जाएगा, ठीक है। चलो सवाल देखते हैं 26। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं क्या। देखो सम चतुर्भुज को बोलते हैं, इसे आप वर्ड समझते हैं, इसका विकर्ण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। सवाल नंबर चलते हैं 27 देख रहे हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में होते हैं बराबर, बड़ा एवं छोटा, आधा और इनमें सभी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पता है, बराबर हो जाएगा। इसको फोटो से बनेगा, देखिएगा, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ऐसे ABCD और इस पर हमको एक और बनाना है समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे। तो अब बन जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपका ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे से लेंगे, ऐसे है ना, यहाँ DE कर देते हैं। तो जितना क्षेत्रफल ये पहले वाला का था उतना इसका भी होगा, ठीक है, इसलिए इसका बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल देखते हैं 27। एक ही आधार, 1 मिनट 27 ही था, चलते हैं 28 कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सम चतुर्भुज है ना, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग को बता दें कि 1/2 होता है गुना दोनों विकर्ण का क्या होता है, गुणनफल। दोनों विकर्ण, 2 बार लिख दिया ना, सॉरी, दोनों विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल, मतलब गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1/2 गुना दोनों विकर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी कि 5 गुना 14। देखो 2 से कट जाएगा 14, कितना में 7 बार में, और 7 बजे कितना गया 35, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1। हमारा आखिरी नहीं है अभी, सॉरी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना। एक चक्रीय चतुर्भुज क्या है, A+C, है ना। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं पता है, एक वृत्त के अंदर आपका एक चतुर्भुज ऐसा रहेगा, ये हो गया चक्र चतुर्भुज। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ये A+C का मान क्या होगा 180 डिग्री। 90 यहाँ ले लो, 90 यहाँ ले लो, है ना। तो ये दिख रहा है 180 दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी। चतुर्भुज का हर एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 होता है, 90। ठीक है। तो ये A जितना रहेगा उतना C रहेगा, तो दोनों को जोड़ने बोला है A+C, तो 90 यहाँ जोड़ लेंगे और 90 यहाँ जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, है ना, 4 सही हो जाएगा, यानी कि ये डी बोल सकते हैं आप। चलो अगला देखते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बार पूछता है। ये वृत्त है, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा आपको बीच से मिलेगा, बीचों बीच, तो इसको व्यास बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। चलो 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ से मात्र 10 क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी। पटरी और प्रकार, है ना, की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव है। तो पटरी का मतलब होता है वो स्केल, है ना, और प्रकार जो हम घुमाते हैं सो, है ना। तो उससे आपका कौन सा कौन संभव मतलब है सो बोल रहा है। तो अब एग्जाम में आप लोग है सो पटरी और प्रकार तो लेने जाओगे, है ना, लेकिन एक हम बताते हैं इसका क्या इसका सूत्र है। इसका सूत्र आप समझ लें, चाहे आपका टेक्निक समझ लें कि है ना,
15 से क्या करना है, भागा करना है। क्या करना है, 15 से भागा करना है। किसको भागा करना है जी, तो सारे ऑप्शंस को, जिससे भागा लग जाएगा पूरा प्रॉपर्ली कट जाएगा, वो वही कौन बनेगा, है ना। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित में से कौन किसी रचना संभव है। देखते हैं 37.5 को 5 से भागा मारते हैं, काटो कितना हो जाएगा, 50, है ना। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं 5 का पारा से, 5 गए 50, है ना, और 5 7 35, 36 37 बचे 25, ठीक है। और ये पॉइंट काटेंगे तो हो जाएगा 7.5, यानी कि 1 मिनट रुकना है हमको। अभी हम क्या बोलते हैं ना कि 15 से काटना है, हम 5 से भागा मारते हैं, इसलिए 37.5 को भागा किससे मारना है, 15 से। हम 15 से भाग मारने बोलते हैं ना, 15 से भाग मारना, तभी आपका जो ऑप्शन निकलेगा वही हो जाएगा सही। चलो इसको उड़ाएंगे, कितना जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। और काटो 5 का पारा से, 5 दिए 15 0, 5 7 35 बचे 25, ठीक है। और 5 36, 5 15 5 75, और 6 कटे उनमें कटेगा 15 5 75 ना, 15 5 75। 1 मिनट होना, यहाँ गड़बड़ कटा है ना, 1 मिनट, हाँ। 5 36 और 5 एकम 5, 15 5 75, है ना। और 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा, और 3 बचे 15, ठीक है। और क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। 1 मिनट को कहीं गलती कट रहा है, वो फिर से काटना है। 37.5 काटना है किससे, 15 से, तो ये उड़ाएंगे कितना हो जाएगा, 1 0। तो काटें डायरेक्टली 15 टेबल से, 15 एकम 15 0, 10 बार में, और 15 का टेबल से कटेगा ये, 15 दूना 30, बचा कितना, 15 5 75 ना, 25 बार में ये काटेंगे तो 2.5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि, तो यानी कि 2.5 बार में कट जा रहा है ना, ये 15 से, यानी कि प्रॉपर्ली ये क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। इसमें शांत नहीं होगा, ये शांत नहीं होगा, ये शांत नहीं होगा, करके देखेंगे तो ये चल जाएगा बढ़ते, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये संभव है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है ना। रूट अंडर में रहेगा, अंडर रूट S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये हीरोन का सूत्र है ना। सवाल नंबर देखते हैं 33 क्या है, एक त्रिभुज की विमाएं इतना है, इतना इतना है ना। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप में जोड़ देते हैं सबको, ठीक है। त्रिभुज में सबका परिमाप जोड़ देना है। एक भुजा दिया हुआ 122, एक दिया हुआ 120, एक दिया हुआ 100, एक दिया 22, सबको जोड़ दो, कितना आएगा, इसको जोड़ देना है। तो 2 और 2 4, है ना, 12 12 24 और 2 26, कितना आ गया, 264 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, C सही है। अगला सवाल देखो कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो इसके भुजा की लंबाई क्या होगी, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि सबको जोड़ के कितना है, परिमाप 60 है। तो हर एक भुजा का मान कितना होगा, तो 3 से भागा मार देंगे, 3 को भुजा होता है ना, तो 10 बार, 3 दूना 6, 20 बार में, यानी कि हर एक भुजा का मान कितना होगा, 20। तो 20 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलो सवाल नंबर देखते हैं 35, एक घन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग घन का निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, ठीक, मतलब घन का किनारा निकालेंगे। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है, फॉर्मूला 6a² होता है, बराबर 96 लिखा हुआ है। अब a स्क्वायर यहीं छोड़ दो और 96/6 भागा मार दो, तो कटेगा 6 से, 6 कम 6 7 8 9, 6 6 36, है ना, यानी कि 16 से 96 कट गया 16 बार में। अब a स्क्वायर 16 है, तो a कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, मतलब a का स्क्वायर में 16 आ रहा है, वर्गमूल निकालेंगे ना, तो a का कितना निकल गया, 6, किनारा निकल गया 6। अब घन का आयतन क्या होता है, 6 और 4 होगा, 4 होगा ना, मतलब a का स्क्वायर 16 आया, तो सिंगल a क्या निकलेगा, 4 निकलेगा ना, 4 वर्गमूल निकल गया, यानी किनारा क्या निकल गया, किनारा निकल गया 4, a 4 निकल गया। तो घन का आयतन जो होता है ना, घन का आयतन वो होता है L3, मतलब सॉरी L3, मतलब कोई भी भुजा रहेगा, किनारा रहेगा, उसका मतलब क्यूब कर देना है। तो 4 का क्यूब कर दो, ठीक है, 4 गुना 4 4 64 सेंटीमीटर क्यूब, चाहे 64 मीटर क्यूब जो भी होगा, सेंटीमीटर में होगा, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। और पावर 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है वो, L पे पावर 3 या फिर A पे पावर 3 या फिर किनारा चाहे भुजा पे पावर क्या हो जाएगा, 3, यानी घात 3 लगा देना है बस, ये आपका आयतन हो जाएगा, ठीक है, घन का। अगला सवाल है कि बेलन का जो है सो त्रिज्या दिया हुआ R, ऊंचाई दिया है H, तो बेलन का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, बेलन का पृष्ठ मतलब यहाँ वक्र बोला है, वक्र क्या होता है बताओ,
तो बेलन का आयतन फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 2 पाई आर एच, ठीक है। पाई आर एच। और अब चलते हैं अगला कि एक शंकु जिसकी क्या ऊंचाई h है और त्रिज्या r है और त्रिज्या ऊंचाई कितना l है, तो घन का आयतन क्या होगा, उसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। अब अर्धगोला जो है उसका त्रिज्या दिया हुआ है r और अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ है ना 4/3 होता है, 1 मिनट रुकना है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल यहाँ पे जो है उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कहाँ है क्वेश्चन, हाँ इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ऑप्शन में है नहीं है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये जो 4 लिख रहा है ना इसको 3 कर देना है, इस हिसाब से हमारा 2 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल बोला। देखो वर्ग अंतराल इतना इतना की उच्च सीमा क्या है, उच्च मतलब सबसे ऊपरी सीमा क्या है 25 है ना, बड़ा वाला को बोलते हैं उच्च सीमा, 25 हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, चित एक ही ना आएगा, चित रहेगा एक ही रहेगा और परिणाम 2 है तो 1/2, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो हम लोग का सारा 40 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, सभी को जय हिंद जय भारत, सभी को जोहार।